नमस्कार। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान की क्लास में सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि ये काम तुमसे नहीं होगा। इसी सुंदर से सुविचार के साथ मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद वो लेसन का चार्ट जो आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है, उन लेसनों के चार्ट को भी आप लोग थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां और 9वां लेसन हम लोगों का हो रहा है। 9वें लेसन के अंतर्गत मैं शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक पेपर स्टाइल जो बोर्ड की मैंने कल आपको समझाई थी, वापस एक बार आपको स्क्रीन के ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ तो क्या अगर आपको लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो पेपर स्टाइल की भी क्वायरी आप लोग स्क्रीनशॉट के द्वारा कर सकते हो। लेसन 9वां हम लोगों का चल रहा था वन और वन्य जीव संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने वन्य जीव संसाधन के प्रकार, जंगलों के प्रकार, उसकी उपयोगिता वगैरह मुद्दे देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की सरकार ने जो योजनाएं बनाई, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गीत परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना वगैरह के बारे में भी देख दिया था। उसके बाद कल हम लोगों ने 2 मुद्दे और देखे। एक अभ्यारण्य का मुद्दा देखा था। अभ्यारण्य के अंतर्गत 3 अंकों की टिप्पणी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कल वीडियो के अंतर्गत किया था कि अभ्यारण्य एक ऐसी जगह जहाँ पर प्राणी निश्चित होकर अपना जीवन यापन कर सकते, उसके उदाहरण वगैरह। उसके बाद मैंने आप लोगों को नक्शे में भी सारी जानकारी देने का प्रयत्न किया। राष्ट्रीय उद्यान का मुद्दा हम लोगों ने देखा था लास्ट में। अब आगे का मुद्दा है आप लोगों का जैव आरक्षित क्षेत्र। तो जैव आरक्षित क्षेत्र, उसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा सर लिखवा दो कि जहाँ पर प्राणी के साथ साथ वनों को भी आरक्षित रखा जाता हो, ऐसे स्थान को जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। पुनः एक बार याद करिएगा कि जहाँ पर प्राणियों के साथ साथ वनों को भी आरक्षित रखा जाता हो, ऐसे स्थान को जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। मतलब परिभाषा हो गई। दूसरा मुद्दा, इसकी रचना किसके मानदंड के आधार पर होती है? तो याद करो, अभ्यारण्य राज्य सरकार, राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और जैव आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है। नंबर नेक्स्ट, उस क्षेत्र की प्राकृतिक सांस्कृतिक विभिन्नता का संरक्षण, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जिस क्षेत्र में जैव आरक्षित क्षेत्र निर्मित किया जाता है उस विस्तार की सांस्कृतिक विभिन्नता का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र में वनस्पति, जीव जंतु, जमीन के अलावा वहाँ पर रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। उसी के अंतर्गत आगे का मुद्दा यदि मैं बात करूँ तो जहाँ जैव वैविध्य के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की भी विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र का स्थान होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के संशोधन या प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाती है। और इसके बाद आगे का मुद्दा अगर आप करो तो उसके अंतर्गत संपूर्ण मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से क्या होता है? प्रतिबंध होता है। कहाँ पर? जैव आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत। उसके बाद की यदि मैं बात करूं तो इस क्षेत्र का जो औसत क्षेत्रफल होता है वो 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक माना
जाता है। उदाहरण दो सर, तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात की यदि मैं बात करूं तो गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान का जो है विस्तार वो 2008 से इसे जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में उसकी संख्या की बात करूं जैव आरक्षित क्षेत्र की, तो कुल पूरे भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र आए हुए हैं और गुजरात में एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र कच्छ के अंतर्गत रेगिस्तान के अंतर्गत आया हुआ है। इस प्रकार से मैंने 3 मुद्दों को आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, एक अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हमें जीव सृष्टि पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनको बचाने का भी प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके प्रयत्न के आधार पर हमें जैव आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है उसका निर्माण करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको तीनों के बारे में टिप्पणी लिखने का प्रयत्न करना है। उसी क्रम के अंतर्गत एक लास्ट में देखो 73 पेज पर आप लोगों को एक हेणोत्तरो, गुजरात का एक प्राणी है उसका परिचय दिया है। अगर 2 अंकों में पूछे कि हेणोत्तरो का परिचय दीजिए तो ये शुष्क और अर्धशुष्क विस्तार में पाया जाता है। नंबर 2, जंगल, घास भूमि, रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी प्रदेश में ये रहता है। गुजरात के अंतर्गत कच्छ के जिले में छोटे बड़े रेगिस्तान में अथवा बन्नी और नारायण सरोवर जैसे अलग अलग विस्तार में इसकी संख्या पाई जाती है। इसकी विशेषता ये सियार से थोड़ा ऊंचा, भरावदार, गोल मुंह वाला और ऊंचे कान से यह पहचाना जाता है। छोटे कद के पक्षियों और प्राणियों का यह शिकार करता है और इसके पद चिन्ह मतलब पैरों से इनकी पहचान होती है। इस तरह से ये प्राणी का आपको परिचय लिखना है। उसी क्रम के अंतर्गत पेज नंबर 74 पर जाओ तो डुंगांग नाम का एक प्राणी जिसका परिचय है। यह विशिष्ट जलचर प्राणी है जो पश्चिमी समुद्र किनारे पर वर्तमान में इसकी संख्या कम है। इन क्षेत्रों के सिवाय इसकी बस्ती अफ्रीका मतलब विश्व में कहाँ पर, तो कि अफ्रीका, दक्षिण एशिया के समुद्र किनारे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह वगैरह। भोजन में क्या खाता है तो कि समुद्री घास और वनस्पति और जलचरों का भोजन भी ये करता है। ज़्यादातर इसके ऊपर खतरा ये है कि मांस और चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। और गुजरात की बात करूँ तो डूंगा गुजरात के खास सौराष्ट्र किनारे पर गुजरात के अंतर्गत कदाचित ये देखने को मिलता है। इस प्रकार आप लोगों को डुंगांग और हेणोत्तरो दोनों का परिचय भी 2-2 अंकों में तैयार करना रहेगा। और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे को प्रश्न भी कर सकते हो। अंत तक के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेसन के स्वाध्याय की बात करेंगे, लेकिन कल अगले वीडियो के अंतर्गत यदि आपको कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।